गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। अच्छा, आपको तो पता ही है हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे जुलाई मंथ की विजन आईएएस की जो हमारी मंथली मैगजीन है उसको हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ऑलरेडी कवर कर दिया है। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज जैसे कि हम हर मंथ जाते हैं कहाँ पर, अपने वर्ल्ड टूर पर, जहाँ पर हम अलग अलग देशों में जाकर विजिट करके आते हैं। राइट भाई, हाँ, हम इतने अमीर हो चुके हैं, अभी हम आईएएस नहीं बन पाए हैं, लेकिन हाँ, रास्ते पर चल ही रहे हैं ना, बन जाएंगे एक ना एक दिन, कोशिश तो जारी है। तो हाँ, उसी कोशिश के साथ में हम जाते हैं हर मंथ वर्ल्ड टूर पे, और उसी वर्ल्ड टूर को आज भी हम जाने वाले हैं। मतलब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि अलग अलग देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है, दुनिया के कोने कोने की सारी खबरों को लेकर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कहाँ जाने वाले हैं आज, सबसे पहले हमारी जो फेवरेट प्लेस है आज की, ठीक है, आज जो हम जहाँ विजिट करने वाले हैं, तो आज हम जाने वाले हैं अपने पड़ोसी देश में। भाई, पड़ोसियों थोड़ी ना भूल जाएंगे, पड़ोसियों के साथ भी तो हमें बातचीत करते रहना है ना, उनके साथ में भी तो अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है। तो आज हम अपने पड़ोसी देश यानी कि श्रीलंका को विजिट करने वाले हैं। मतलब पढ़ेंगे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को। ओके, चलो इंडिया और श्रीलंका के बारे में पढ़ें। तो इंडिया और श्रीलंका की अगर बात की जाए तो क्यों है ये न्यूज़ में। भाई, इंडिया और श्रीलंका क्यों न्यूज़ में है, क्यों जा रहे हैं हम श्रीलंका की विजिट पे। तो इंडिया और श्रीलंका इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी क्या हुआ है, इंडिया और श्रीलंका ने क्या किया है, एक स्टेटमेंट को रिलीज़ किया है। अब स्टेटमेंट तो देश दुनिया में हमें पता है कि अगर एक भी बात किसी लीडर ने बोल दी तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। राइट, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें ही होती हैं जहाँ से बड़े बड़ी पॉलिसीज़ बन जाती हैं, बड़े बड़े रिलेशन सुधर जाते हैं कंट्रीज़ के बीच में। तो यहीं पर बात करें और तो इंडिया और श्रीलंका ने एक स्टेटमेंट को रिलीज़ किया है, जिस स्टेटमेंट का नाम था प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन। तो अगर हम बोलना चाहें तो इंडिया और श्रीलंका अपने रिलेशंस को और बेटर बनाना चाहते हैं, और अपने इन रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बात की है कि हम कनेक्टिविटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रॉस्पेरिटी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और इंडिया और श्रीलंका के इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, साथ ही साथ में बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, जैसे कि हमारे यूपीआई जो है, यूपीआई का अब जो पेमेंट है वो श्रीलंका में भी एक्सेप्ट होगा, यूपीआई अब श्रीलंका में भी चलेगी। ठीक है, साथ ही साथ में इंडियन रुपी को हम श्रीलंका में ट्रेड के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी अभी इंडिया और श्रीलंका में साइन हुए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम बात करें तो एक वर्ड हमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज त्रिंकोमाली। त्रिंकोमाली क्या है, तो त्रिंकोमाली तो आज का ये जो न्यूज़ है ये आज की नहीं, बल्कि अगर हम बात करें तो पिछले साल से ही बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रही कि त्रिंकोमाली क्या है। तो त्रिंकोमाली क्या है ना, एक लोकेशन, एक पोर्ट है, कहाँ पर, श्रीलंका में। ठीक है, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने के ऑयल के जो स्टोर करने के लिए वहाँ पर ये प्लेस बनाई गई थी, जहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ऑयल जो है वो स्टोर होता था। राइट, लेकिन इस टाइम पर क्या हो रहा है, उसको फिर से डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के बने हुए हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो त्रिंकोमाली का प्रोजेक्ट है वो हम डेवलप करेंगे, हमारा मतलब इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो है श्रीलंका में त्रिंकोमाली प्रोजेक्ट को भी देखेगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और होगी, रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंडिया और श्रीलंका भागीदारी निभा रहे हैं, ट्रेड बहुत अच्छा हो जाएगा, इंडिया का करेंसी श्रीलंका में भी ट्रेड के लिए हम यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ में यूपीआई का। अच्छा, ये तो श्रीलंका की बात हो गई। अब आप फॉलो तो कर ही रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स को हर महीने पढ़ते हैं, तो आप बताइए कि पिछले महीने यूपीआई कौन से देश ने बोला था कि हम भी यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी कंट्री में भी यूपीआई का पेमेंट जो है अब एक्सेप्ट किया जाएगा। राइट, सतर्क रहो एकदम से, जहाँ पर भी आपको कोई भी अगर ऐसा टॉपिक मिलता है जैसे यूपीआई है, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा यूपीआई तो हमने पिछले महीने पढ़ा था, अच्छा वो कहाँ पढ़ा था, कौन से देश ने कहा था यूपीआई हमारे यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, अच्छा और कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल है, ये सारी चीज़ें डॉट जो है इनको कनेक्ट करते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि जब एकदम से प्रीलिम्स जब आ जाएगा ना, ऐसे टाइम निकलता चला जाएगा, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, राइट, अगस्त भी निकलने ही वाला है, तो अब ऐसे टाइम उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए
कनेक्ट करते हुए चलो, आज का जो पढ़ रहे हो वो पिछले महीने जो पढ़ा है उससे भी कनेक्ट करते हुए चलो, क्योंकि एकदम से प्रीलिम्स में आप भगवान तो बन नहीं जाओगे, सब कुछ रिवाइज कर लोगे। जैसा अभी आप इकट्ठा करते हुए चल रहे हैं ना, ये भी बाद में पढ़ूंगा, ये भी बाद में पढ़ूंगा, वो एकदम से बाद में हो नहीं पाता है, राइट। इसलिए अभी से करते हुए चलो। अच्छा, दोनों ही कंट्री जो है, वापस आ जाते हैं अपनी कहानी पर। तो इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो दोनों ही कंट्री हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम पैसेंजर फेरी सर्विसेज भी लाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया और श्रीलंका जो है भैया पड़ोसी हैं। तो जो आना जाना है ना दोनों देशों के पैसेंजर के बीच में बहुत होता रहता है, और स्पेशली जो मछुआरे हैं उनका तो बहुत ही रहता है कि यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है। इसीलिए हमने क्या किया है कि हमारी इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर पैसेंजर फेरी सर्विस को भी स्टार्ट करने की बात कही है, जो कि नागपट्टिनम से, जो हमारा तमिलनाडु में है, वहाँ से कंकेन संथुराई जो हमारा श्रीलंका में है, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए ये सर्विस चलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया श्रीलंका के इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी टाइज को लेकर। पैसों की बात कर लो थोड़ी, राइट। तो हम यहाँ पर पैसों की बात करें तो इकोनॉमिक टाइज कैसे हैं हमारे श्रीलंका के साथ में, कनेक्टिविटी इश्यूज़ क्या क्या हैं, वो सब हम देखेंगे। तो ट्रेड की पहले बात करते हैं। हर कंट्री के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो भैया पैसों की बात तो करते ही है ना, तो श्रीलंका के बारे में क्यों ना करें। श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो इसकी भी ट्रेड देख लेते हैं भी कितना ट्रेड होता है। तो इंडिया और श्रीलंका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, आज से नहीं हुआ है, 1998। हम में से कुछ लोग ऐसे जो पैदा भी नहीं हुए होंगे, और कुछ लोग ऐसे 98 में ही पैदा हुए होंगे, कुछ लोग ऐसे जो कुछ 1-2 साल पहले पैदा हुए होंगे, मतलब हमारे आसपास का ही टाइम चल रहा है। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर कहा कि भाई ऐसा है, हम लोग पड़ोसी हैं तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत तो है ही है, तो ऐसा करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं। और ये साइन कर लिया गया और 2000 में ये फोर्स में भी आ गया। ठीक है, तो जैसे अभी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन से हमारी बातचीत चल रही है, भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो। ठीक है, हमने अभी देखो किससे करा था, यूएई से साइन किया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। तो अभी कुछ देशों से तो हम बातचीत कर ही रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। श्रीलंका से तो 2000 में हो ही चुका है, फोर्स में आ चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इतने पुराने रिश्ते हमारे श्रीलंका से हैं और मजबूत भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रिश्ते हैं, नेबर अच्छा है हमारा। कुछ इश्यूज़ हैं वो भी देखेंगे। तो इंडिया जो है वो श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा। कब? 2021 में। 2021 में ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो इंडिया किसका? श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया श्रीलंका के लिए, इसी बात से पता चल जाता है। ठीक है, इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है एफडीआई के लिए श्रीलंका में। ठीक है, एफडीआई की बात आई तो श्रीलंका में जो एफडीआई जाता है उसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से जा रहा है? इंडिया से जा रहा है। इसीलिए भी श्रीलंका को इंडिया की बहुत ज़रूरत है, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए। अच्छा, ये बात तो यहाँ की होगी, लेकिन आपको अब क्या करना है, आपको अपना दिमाग चला के ये बताओ कि एफडीआई जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आती है? क्या वो हमारा इंडिया है? अगर हमारा इंडिया है तो फिर ये भी बता दो साथ ही साथ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई आती कौन से देश से है। ठीक है, ये काम है, करके जल्दी से बताओ। चलो, ये तो हमारी इकोनॉमिक बात हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी की बात करें तो जैसे हमारे एग्रीमेंट है ओपन स्काई, एयर बबल अरेंजमेंट, ये सब क्यों है? ये सब जो हम देख रहे हैं ना, ओपन स्काई, एयर बबल, ये सब एयर कनेक्टिविटी है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये जो वर्ड्स हैं ओपन स्काई, एयर बबल अरेंजमेंट, ये भी न्यूज़ में थे, बताओ क्या है? तो ये मत सोच लेना कि ये ओपन स्काई है, एयर बबल देखने को मिल रहा है तो ये तो कुछ स्काई से रिलेटेड होगा, स्पेस से रिलेटेड होगा, चलो लगा देते कि साइंटिफिक कोई हमारा मिशन है। नहीं, ये एयर कनेक्टिविटी है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अच्छा, ये बात हमने देखी, इकोनॉमिक टर्म्स में देख लिया हमने इंडिया और श्रीलंका के रिश्ते कैसे हैं, कनेक्टिविटी में भी देख लिया, एयर बबल पढ़ लिया। अब देखते हैं कि और कौन कौन से रिलेशन है इंडिया और श्रीलंका की कनेक्टिविटी कैसी है। चलो, ट्रेड की बात करें तो दुनिया भर का 2/3 जो हम बात करते हैं, 2/3 वर्ल्ड का ऑयल जो है और हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन, वो श्रीलंका के साउथ से पास होता है। ठीक है, श्रीलंका के साउथ से पास नहीं, श्रीलंका में नहीं जा रहा है, श्रीलंका के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका के साउथ से ये पास हो रहा है।
ठीक है, श्रीलंका के साउथ से कैसे पास हो रहा है, देखो ये देखो इंडिया, यहाँ पर श्रीलंका। तो कहा जा रहा है कि दुनिया भर का जो तेल जाता है ना, उसका टू थर्ड तेल यहाँ से जा रहा है, यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है। भाई समुद्र से जाता है ना ये सारी चीज़ें, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो चीज़ यहाँ पे बताई है। और जो कंटेनर, दुनिया भर के कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन है, कंटेनर की बात हम करें तो वो पास होते हैं साउथ ऑफ श्रीलंका, हाफ, ठीक है, हाफ कंटेनर। अच्छा, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात अगर हम करें, अब हम बात करते हैं जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो श्रीलंका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। श्रीलंका ज़रूरी क्यों है भाई, श्रीलंका क्यों ज़रूरी है बताओ तो ज़रा, श्रीलंका क्यों ज़रूरी है। तो श्रीलंका हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी एक पॉलिसी है नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। और हमारा मिशन है एक सागर विजन है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए क्या, श्रीलंका, क्योंकि नेबरहुड में बात करी जा रही है पड़ोसियों की, पड़ोसी है हमारा श्रीलंका, तो चाहिए होगा ना श्रीलंका, राइट, इसीलिए श्रीलंका इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ सागर में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा इंडियन ओशन है उस रीजन में सारे लोग जो हैं उनका हम भला करना चाह रहे हैं, सबकी ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर श्रीलंका भी तो है, राइट। तो श्रीलंका वहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, श्रीलंका के लिए काम कर रहे हैं, श्रीलंका की और भलाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मिलिट्री सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो श्रीलंका जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्या, श्रीलंका देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर है, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है श्रीलंका, यहाँ पर होता ये है कि जब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल मिल रहे हैं वहाँ पर श्रीलंका देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है हमारी मित्र शक्ति और नेवल एक्सरसाइज होती है स्लीनेक्स, वो यहाँ पर हम कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो स्लीनेक्स है, याद रखना स्लीनेक्स नेवल है और मिलिट्री है मित्र शक्ति, तो ये कर पाते हैं, जो फ्लीट्स हैं वो चेंज हो पाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाती हैं। अरेबियन सी में जो हमारी फ्लीट्स हैं, जो हमारे नेवी की फ्लीट्स हैं, जो हमारे जवान वहाँ पर हैं, वो कहाँ जा सकते हैं, बे ऑफ बंगाल जा सकते हैं श्रीलंका के ज़रिए, ठीक है। वहाँ पर श्रीलंका से वो क्रॉस करके अलग पहुँच जाएंगे बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल वाली जो है फ्लीट वो पहुँच जाएगी अरेबियन सी में, इसलिए भी श्रीलंका इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि श्रीलंका जो है उसके कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए। तो दोनों ही कंट्री जो है आज से रिश्ते जो हैं दोनों कंट्री के बीच में नहीं है, ये बहुत पहले से रिश्ते जुड़े हुए हैं इंडिया और श्रीलंका के। हमारे लंबे और हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और हम दोनों की, हम जो कंट्रीज़ हैं इंडिया और श्रीलंका, इनके बीच में जो कॉमन टाई है वो है बुद्धिज़्म, राइट। तो श्रीलंका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तमिलियन हैं, इसीलिए वो इंडिया के जो तमिल लोग हैं उनसे अपना कनेक्शन पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिया श्रीलंका के जियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट को देखें अगर, तो ये तो तमिलनाडु दिख रहा है आपको, इधर देखो जो शेडेड पार्ट है तमिलनाडु दिख रहा है, राइट। तमिलनाडु और श्रीलंका, यहाँ पर रेड डॉटेड लाइन दिख रही है वो है पाक स्टेट। तो ये कहा जाता है ये जो लाइन है यही है हमारा बॉर्डर श्रीलंका के साथ में, जो क्योंकि पानी है ना बीच में, तो अगर इस लाइन को अगर क्रॉस कर दोगे तब आप पहुँच जाओगे कहाँ, श्रीलंका के एरिया में, ठीक है। और इस लाइन के अगर इधर रहते हो, इंडिया के साथ रहते हो, तो आप इंडिया के टेरिटोरियल रीजन में हो। और यही इशू बन गया है, ये लाइन ही तो इशू है, सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारी और इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो रही है कि जो हमारे मछुआरे हैं, क्योंकि वो पानी है, पानी में लाइन थोड़ा ना दिख जाएगी, लाइन तोड़ना ये तो सिर्फ हम इस मैप पे देख रहे हैं, क्या वो पानी में लाइन ऐसी बनी हुई है डॉटेड रेड लाइन दिख जाएगी, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो होता ये है कि हमारे इंडिया के मछुआरे जो हैं वो मछली पकड़ने के चक्कर में इस लाइन को क्रॉस कर देते हैं, उन्हें क्या पता है यहाँ पर लाइन, वो यहीं पर लाइन है, लाइन दिखती तो है नहीं, पानी में बनी हुई तो है नहीं। तो इस वजह से जो श्रीलंका के जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो पुलिस है और वहाँ के जो आर्मी है, वो क्या करती है कि हमारे यहाँ के मछुआरों को अरेस्ट कर लेती है, ठीक है, कभी कभी गोली भी मार देती है डायरेक्ट। तो ये जो है अब क्या होगा, अब ऐसे अगर चीज़ें होंगी तो
रिलेशन जो है इंडिया और श्रीलंका के वो अच्छे थोड़ा ना होंगे, बिगड़ जाएंगे। तो यही वजह है कि यहाँ पर रिलेशन जो है थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। और ये सिर्फ इंडिया के मछुआरों के लिए नहीं, श्रीलंका के मछुआरों के लिए भी है। वो लोग भी हैं, वो भी हमारे ये जो लाइन है इसको क्रॉस करके इधर आ जाते हैं, इंडिया साइड आ जाते हैं, तो यहाँ पर इशू देखने को मिल जाता है। अच्छा, तो हमारे विजन आइज की मैगजीन में तो यही वाला मैप दे रखा है, लेकिन हम थोड़ा सा और इनोवेशन दिखाएंगे और हम लेकर आए हैं एक 3D बिल्कुल जो मैप है वो भी साथ में लेकर आए हैं, जिससे आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो आपको ये ब्लू कलर और ग्रीन कलर दिख रहा है ये कुछ और नहीं है, इंडिया और श्रीलंका का मैप है। दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि कहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है वो हो रहा है, कहाँ हम अलग हो रहे हैं श्रीलंका से। ठीक है, ये मदुरई दिख रही है आपको, तमिलनाडु हमारा ही तो है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भैया कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में। अभी तो सब अच्छी अच्छी बातें देखी, अब देखते हैं दिक्कतें। दिक्कतें हर जगह हैं तो यहाँ पर भी हैं, चलो देखते हैं। पहली चीज़ भाई, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। हर रिश्ते को हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हर रिश्ते को चाहिए कि भी भरोसा होना चाहिए, हर फ्रेंडशिप को चाहिए भरोसा होना चाहिए। भाई भरोसा नहीं है तो क्या होगा, फ्रेंडशिप टूट जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में भरोसे की कमी हो गई है। ठीक है, क्या हो रहा है कि भरोसे की कमी हो गई है। असिमेट्रिकल नेचर देखने को मिला रिलेशन में, किसके, इंडिया और श्रीलंका के। क्योंकि क्या हो रहा है, श्रीलंका चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है इसका। इस वजह से क्या हो रहा है, अब जब होता है ना कि अब 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, फिर एक तीसरा नया फ्रेंड बन गया, तो क्या हुआ, कहेंगे अरे तो अब तो उसी का फ्रेंड बन जा, जाकर मुझसे मत बोल। तो ये चीज़ यहाँ पर होने लगी है। इंडिया और श्रीलंका बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन अब चाइना ने एंट्री मार दी, तो अब इंडिया कह रहा है कि अब चाइना, अब श्रीलंका है वो चाइना से मिल गया है, तो फिर हम कहाँ बेस्ट फ्रेंड रहे। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। मतलब कंट्री लेवल पे जाओगे तो ऐसे तो बात नहीं करते होंगे, बट हाँ मतलब हो ये रहा है कि चाइना का जो इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है, इस वजह से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, दूसरा हमने फिशिंग डिस्प्यूट अभी देखा ही है कि जो लाइन है वो क्रॉस कर दी जाती है, क्योंकि पानी में लाइन तो दिख नहीं रही है, इस वजह से क्रॉस हो जाती है, फिर वो अरेस्ट कर लिया जाता है मछुआरों को। ये दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। इंडिया पहली कंट्री था जिसने क्या किया था, श्रीलंका को सपोर्ट किया था फाइनेंशियली भी। ठीक है, जब श्रीलंका जो है, श्रीलंका को बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, तो सबसे पहले किसने हेल्प की थी, इंडिया ने हेल्प की थी। ठीक है, अभी बेस्ट फ्रेंड तो है ही ना, अब चाइना ने एंट्री मार ली, भले लड़ाई हो गई है, लेकिन है तो अभी भी साथ तो देंगे ही ना। अब दोस्त अगर पहुंच गया है प्रॉब्लम में तो निकालने के लिए पहुंचेंगे ना हम, तो इसलिए पहुंच गए और हेल्प कर दी हमने। फिर इंडिया ने क्या किया है, लगभग 4 बिलियन US$ तक का हेल्प की है, फूड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है कोलंबो में। मतलब कि श्रीलंका को क्या किया है, लगभग 4 बिलियन US$ तक की हेल्प की है। ठीक है, जिसमें हमने करेंसी स्वैप्स किए, हमने क्रेडिट लाइंस प्रोवाइड की हैं, और साथ ही साथ में हमने क्या किया है, बहुत सारे शिप्स पहुंचाई हैं श्रीलंका में हेल्प के लिए, जिसमें फ्यूल प्रोवाइड किया, हमने फूड प्रोवाइड किया, फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड किए थे। अच्छा, इंडिया की बात करें तो श्रीलंकन गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है इंडिया के साथ में, IMF, पेरिस क्लब सबके साथ में बात चल रही है कि किस तरीके से श्रीलंका है इसको फाइनेंशियल क्राइसिस से हम निपट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। तो अभी जो क्राइसिस हुई है कंट्री में, मतलब कि श्रीलंका में, इससे क्या हुआ है कि इंडिया अब उसको हेल्प करने पहुंची। तो अब होता है कि अगर फ्रेंड जो है उस लड़ाई हो जाए, उसके बाद फ्रेंड आए, हम प्रॉब्लम में फंस जाए, फ्रेंड ने हेल्प कर दी, तो कहते हैं अरे यार होगा कोई बात नहीं, हम लोग लड़ाई भूल जाते हैं, हम लोग अच्छे अच्छे फ्रेंड बन जा रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही है कि अब जो है पहले रिलेशन थोड़े गड़बड़ हुए, लेकिन अब इंडिया ने हेल्प करी श्रीलंका की, तो अब श्रीलंका कह रहे कि अच्छा है, ऐसा है कि हम लोग पहले बेस्ट फ्रेंड थे, अभी बेस्ट फ्रेंड बन जा रहे हैं, चलो लड़ाई छोड़ो, बेस्ट फ्रेंड बन जा रहे हैं, मतलब अपने रिलेशंस अच्छे कर ले रहे हैं। इसीलिए तो ये MOU अभी साइन हुए हैं जो हम पढ़ रहे हैं। मेन मुद्दा क्या था कि हम अपने रिलेशंस को अच्छा करने चाह रहे हैं, इसलिए एक स्टेटमेंट निकाला था। याद है कि पूरी कहानी में स्टार्टिंग ही भूल जाओ। ठीक है, अब जो है स्ट्रेटजिक इश्यूज क्यों यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो हमने बात की कि चाइना आ गया बीच में, इस वजह से ही रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने कोलंबो और हम्बनटोटा पोर्ट बनाया श्रीलंका में। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ कि अब वहाँ पर अब वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है चाइना। अब इन्फ्लुएंस दिखा रहा है तो क्या हो रहा है कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस पर फ़र्क पड़ रहा है।
फिर है तमिल क्वेश्चन, हमेशा से चला आ रहा है, माना जा रहा है कि श्रीलंका में तमिल्स रहते हैं, उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं की जा रही है, उनको अभी भी कुछ राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जो इंडिया कह रहा है श्रीलंका से कि वो राइट्स देने चाहिए, और श्रीलंका उस चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, घूमा श्रीलंका, मज़ा आया श्रीलंका में। चलो अब श्रीलंका घूम आए हैं, चलो अब पड़ोस में तो घूम ही आए हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं, यूरोप के साइड जाते हैं। मतलब अब हम कहाँ जाएंगे, अब चल रहे हैं आज फ्रांस, पेरिस। ठीक है, तो फ्रांस चलते हैं, आज देखते हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस। इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस की बात करें, क्यों है चर्चा में, तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया और फ्रांस की जो रिलेशन है उसको 25 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मनाते हैं ना गोल्डन जुबली और ये सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, ये तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि 25 साल पूरे हुए, तो स्पेशल बात हो गई नहीं हो गई, 25 साल तक ये एक रिश्ता चले जा रहा है इंडिया और फ्रांस का। इसीलिए इंडिया और फ्रांस ने अभी अपनी जो नई मीटिंग हुई इसमें इन्होंने बताया कि हम हॉरिजॉन 2047 का फ्रेमवर्क लॉन्च करेंगे। 25 साल पूरे हुए तो कुछ तो स्पेशल करो, राइट। तो स्पेशल क्या होगा कि इंडिया और फ्रांस मिलकर लॉन्च कर रहे हैं हॉरिजॉन 2047 फ्रेमवर्क। अच्छा, हॉरिजॉन फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो क्या है ये, चलो बात करते हैं इस पर। तो हॉरिजॉन फ्रेमवर्क में डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको ख़त्म करना, और जो शेंजन वीज़ा है वो 5 साल का रहेगा, इन सारे मुद्दों पर बात की जाएगी। ठीक है, तो अब ये लॉन्च हुआ नहीं है, हॉरिजॉन विजन 2047 लॉन्च होगा, हॉरिजॉन फ्रेमवर्क जो है लॉन्च होगा, और इसमें क्या क्या बातें की जाएंगी, डिफेंस को लेकर बातें होंगी, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बातें होंगी, स्पेस को लेकर भी बातचीत होगी, साथ ही साथ में ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिस पर हमने बैन लगाया था, राइट, याद आ रहा है, क्वेश्चन लिखा था मेंस में, तो ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, साथ ही साथ में 5 साल का शेंजन वीज़ा, इन सब को लेकर बातचीत इस फ्रेमवर्क में होगी। दोनों नेशंस ने अडॉप्ट किया है 3 पिलर्स को। 3 पिलर्स किस चीज़ पर हैं, फोकस करेंगे सिक्योरिटी पर, प्लैनेट पर और पीपल पर। ठीक है, कि अगले आने वाले 25 सालों में इंडिया और फ्रांस किस चीज़ पर फोकस करेगा, तो दोनों कंट्रीज़ ने बोला कि हम 3 बातों पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे अगले आने वाले 25 सालों, क्योंकि 25 साल तो पूरे कर लिए हमारे रिलेशन के, लेकिन आगे भी तो गाड़ी चलेगी ना, आगे चलेगी तो 25 साल फिर आएंगे। तो आने वाले 25 सालों में इंडिया और फ्रांस काम करेगा 3 पिलर्स पर, और वो पिलर्स हैं, पहला सिक्योरिटी, दूसरा है पीपल, तीसरा है प्लैनेट। ओके, दोनों कंट्रीज़ ने कहा कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन पर भी दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो विजिट है इसके आउटकम की बात करें तो जॉइंट कमिटमेंट किया गया है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर अभी कमिटमेंट किया है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक हटा देंगे। ठीक है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे, प्रोडक्ट पोल्यूशन जो है हटा देंगे, जिसमें हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसके प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर बैन भी लगाएंगे। इंडिया ने तो ऑलरेडी बैन लगा भी दिया, आपको पता ही होगा। फिर एक रोड मैप बनाया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए हम एक रोड मैप बनाएंगे, इंडो पैसिफिक रीजन को कैसे हम और प्रॉस्पर करें, कैसे हम उसमें और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, सिक्योरिटी लेकर आए, ये सब भी बात की जाएगी। फिर एक कॉन्सुलेट जनरल जो है इंडिया का वो मार्सेille में खोला गया है, और ब्यूरो दे फ्रांसी जो है वो हैदराबाद में खोला गया। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, जो हमारे कॉन्सुलेट्स होते हैं, एम्बेसीज होती हैं, इस तरीके की ऑफिस एक इंडिया है, इंडिया ने फ्रांस में खोला है, फ्रांस ने इंडिया के हैदराबाद में खोल दिया है। फ्रांस सपोर्ट करेगा जो हमारा इंडियन प्रोग्राम है सस्टेनेबल सिटीज़ को लेकर, जिसको हम सिटीज़ 2.0 बोल रहे हैं, उसमें फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करेगा। ठीक है, जिसको को फाइनेंस किया जा रहा है जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक है, फिर हेड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो हमारी इंडिया कंपनी है और एक जो हमारी कंपनी है फ्रांस की टोटल एनर्जीज, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, LNG को सेल और परचेज करेंगे। इसका एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, इंडिया और फ्रांस की अगर हम रिलेशंस की बात करें, इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस की बात करें तो क्या टाइमलाइन है, कैसे ये रिश्तेदारी चल रही है, तो 1947 में ही हमारे रिलेशन जो है फ्रांस के साथ में जुड़ गए थे। तो कब से ये रिलेशन चल रहे हैं, आज से नहीं, कल से नहीं, ये रिश्ते जो चल रहे हैं हमारे फ्रांस के साथ में ये बहुत पहले से चल रहे हैं। 1947 में ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश
हो चुके थे। 5 मेन फ्रेंच सेटलमेंट जो हैं वो इंडिया को रिटर्न किए गए थे दिल्ली ट्रीटी ऑफ 1954 के बाद में। 1954 की ट्रीटी हुई और 1962 में क्या हुआ, फ्रांस ने कुछ टेरिटरी इंडिया को वापस कर दी थी। 1998 में हमने कहा कि ऐसा है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो हो ही गए, अब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। इंडिया और फ्रांस बन गए स्ट्रेटजिक पार्टनर्स कब, 1998 में। अब हम देखते हैं कन्वर्जेंस इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप्स में, तो मतलब कहाँ कहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो अभी हमने कुछ पिलर्स पे बात की ही है जो कि आने वाले 25 सालों में काम होगा। अभी किस किस पे हमने काम कर लिया है पिछले 25 सालों में, तो हमने डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज़ किया है। फ्रांस जो है, फ्रांस ने इंडिया की बहुत हेल्प की, क्योंकि हमें पता है कि आज जो इंडिया है और जो 1947 में इंडिया थी, बहुत अंतर है, बहुत। 1947 के टाइम पर तो हमारी जो आर्मी है उस पर कोई मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है वो थे ही नहीं, ठीक है। हम बाहर के देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे, उनसे ही जो हम इंस्ट्रूमेंट्स है वो लेते थे। इवन ट्रेनिंग भी हमें बाहर के देशों ने दी थी, उस टाइम पर ये हालात थे। आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो और देशों को गिफ्ट में दे रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पर बात करें तो फ्रांस ने हमारी बहुत मदद की, हमारी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की, टेक्नोलॉजीज़ हमें दी, अपनी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं हमारी इंडिया की वो और बढ़ाई, जॉइंट वेंचर्स किए। फ्रांस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया में हम जो इम्पोर्ट करते हैं ना, डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट करते हैं, तो सेकंड प्लेस पर कौन है, फ्रांस है, जो हमें इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। P-75 स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी जो है और राफेल जो तो हमने बहुत ही सुना है एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन चीज़ों के, उन टेक्नोलॉजीज़ के, उन इक्विपमेंट्स के जो हमने फ्रांस से लिए हैं। तो ये तो बात हमने करी डिफेंस के सेक्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन में। तो फ्रांस जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर, अगर हम देखें इंडिया में जो FDI आती है उसमें 11वें नंबर पे आता है फ्रांस। तो 11वें नंबर पे हमारी जो FDI है वो सबसे ज़्यादा जो FDI देखते हैं ना, हमने पूछा भी था आपसे कि FDI बताओ कि फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है हमारी इंडिया में FDI। तो 11वें नंबर पर जो FDI आती है सबसे ज़्यादा इंडिया में, वो फ्रांस से आती है, ठीक है। इंडिया की जो NPCL है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है, और फ्रांस की जो लायरा है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये कहा है कि अब जो UPI है वो फ्रांस में भी लगेगा। तो अभी हमने UPI की बात कहाँ पे की थी, कौन सी कंट्री में की थी, श्रीलंका में। अभी देखो फ्रांस भी बोल रहा है, फ्रांस क्या बोल रहा है कि UPI जो है वो फ्रांस में भी लागू होगी। UPI का काम जो UPI से जो पैसा है ट्रांसफ़र हो जाएगा, फ्रांस में भी हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक भी देख लिया। अब देखते हैं टेररिज्म, ठीक है। टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी दोनों कंट्रीज़ लगे पड़े हैं, दोनों कंट्रीज़ एक साथ काम कर रहे हैं कि हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। इसके लिए दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। इसको दोनों ही कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट को हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रांस की एक एजेंसी है डेवलपमेंट की जो कि 200 मिलियन यूरोस का सपोर्ट इंडिया को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इंडिया के कुछ ऐसे सेक्टर्स जो बहुत वल्नरेबल हैं वहाँ पर 200 मिलियन तक का सपोर्ट हमें मिला है फ्रांस से। क्लाइमेट चेंज में भी दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम कर रही हैं। जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस है, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर ही इसको लॉन्च किया है, जिसमें हम सोलर रिसोर्सेज कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी से क्या कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो फ्रांस और इंडिया का जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है वो किस चीज़ पर बेस्ड है कि हम एक दूसरे कंट्री जो है, हम एक दूसरे को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो फ्रांस जो है वो सपोर्ट करता है इंडिया का क्लेम कि इंडिया कहती है ना, हम जानते हैं इंडिया कहती है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, किसमें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए, इस बात को सपोर्ट करता है फ्रांस। UN में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस चीज़ को भी सपोर्ट करता है फ्रांस।
ठीक है। इंडिया को जो है MTCR में लाने के लिए भी फ्रांस ने हेल्प की। बासिनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिसको इंडिया ने अब ज्वाइन कर लिया है और इस पर क्वेश्चन बन चुका है कि इंडिया ने इनमें से कौन कौन से ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं, राइट। तो कुछ भी आलतू फालतू हम नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब की चीज़ पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने ज्वाइन किया है, किसको ज्वाइन किया है, MTCR को, हमने ज्वाइन किया है बासिनार को, हमने ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को। इन सब को ज्वाइन करने में हमारी मदद की फ्रांस ने। जियो स्ट्रेटजिक की बात करें, दोनों ही कंट्री इंडिया और फ्रांस जो है वो कमिटेड है कि हम फ्री और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन बनाएंगे। 2018 में इंडिया और फ्रांस ने एग्री किया था एक ज्वाइंट स्ट्रेटजिक विजन ऑफ इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन इंडियन ओशन में, ठीक है। इस रोड मैप में दोनों ही कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम फाइनलाइज करेंगे कि किस तरीके से हमें डेवलपमेंट फंड बनाना है, थर्ड कंट्रीज़ को हम प्रोवाइड करेंगे। ट्राइलेटरल ग्रुपिंग जो है UAE के साथ में है, यानी कि इंडिया, फ्रांस और UAE ने मिलकर एम किया है कि हम क्या करेंगे, जो ईस्ट कोस्ट है अफ्रीका का और जो पैसिफिक है उस रीजन तक हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ओशन रीजन में, ठीक है। लेकिन क्या ये यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि इंडिया और फ्रांस की तो बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है, 25 साल पूरे हो गए हैं, बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या ऐसे ही सोच रहे हो आप? तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, हर जगह चैलेंज होते हैं, हम ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ चैलेंजेस हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने देखी हैं और चैलेंजेस भी हैं। चलो देखते हैं क्या चैलेंज है। तो फ्रांस ने ज्वाइन कर लिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये किसका है, चाइना का। और इंडिया ने हमेशा से ये BRI को अपोज किया है, ठीक है, क्योंकि ये जो BRI है वो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को ब्रीच करता हुआ नज़र आता है। और हमें पता है ये BRI का जो हम देखते हैं ये हमारे इंडिया का ही पार्ट जो POK है वहाँ से गुजरता है, इसीलिए हम इसको अपोज करते हैं। और हम इसको अपोज कर रहे हैं BRI को, और वहीं पर फ्रांस ने इसको ज्वाइन कर लिया, तो कुछ तो रिलेशन में इम्पैक्ट पड़ेगा ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ करें, जो राफेल प्लेन हमने ऑर्डर किए थे उनकी डिलीवरी में बहुत समय लगा, ठीक है। जिस टाइम के लिए बोला गया कि इतने टाइम में राफेल हमको मिल जाएंगे, उतने टाइम में नहीं मिले, काफ़ी लंबा समय लगा इन राफेल को आने में, और करप्शन के भी चार्जेस लगे थे। जो मिडल मैन हैं, ठीक है, राफेल डील जो करा रहे हैं उनके जो मिडल मैन पर है क्या करा गया, करप्शन के भी चार्जेस लगे। बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में हमने देखा कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन ये और अच्छा हो सकता है। जो पोटेंशियल है हमारा उससे कम हो रहा है ये ट्रेड। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो पोटेंशियल वहाँ तक पहुँच रही है, ट्रेड तो कम हो रहा है, भले ज़्यादा है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ट्रेड जो है फ्रांस के साथ में वो सिर्फ 1.4% है। हमारा टोटल जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, पूरी दुनिया से हम जितना ट्रेड करते हैं उसका सिर्फ 1.4% ही फ्रांस से ट्रेड हो रहा है, और हमारे रिलेशन फ्रांस के साथ में इतने अच्छे हैं तो ट्रेड और ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ और भी हैं, जैसे कि टेक्निकल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी इश्यूज़ हैं। दोनों साइड्स जो हैं, जो जैतापुर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं उसमें फेस कर रहे हैं और सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब ये कितनी ब्यूटीफुल सी इमेज आपके सामने आई है, तो इमेज को देखकर कुछ समझ में आ रहा है क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? अच्छा, इमेज जो है यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के हमें फ्लैग देखने को मिल रहे हैं। अब इसको देख के भी समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ेंगे, गैस करो। हम यहाँ पर पढ़ने वाले अपने नेबर्स के बारे में। जो ये मैप आप देख रहे हो ना, ये मैप अभी आप देखो फिर से, तो मैप देखोगे तो यहाँ पर जो फ्लैग्स देख रहे हैं ये सब फ्लैग्स उन्हीं कंट्री के हैं जो हमारे आसपास हैं, हमारे नेबर्स के ही फ्लैग्स हैं ये। तो अब हम अपने नेबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस यहाँ पर, ठीक है। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि 22nd रिपोर्ट आई है एक कमेटी की। कमेटी किस पर थी, कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ने 22nd रिपोर्ट निकाली। किस पर है ये रिपोर्ट, ये जो 22वीं रिपोर्ट है ये निकाली तो कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ने है, बट ये रिपोर्ट है इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर, ठीक है। तो इस पॉलिसी पर रिपोर्ट लेकर आए हैं और सबमिट कर दिया है पार्लियामेंट के पास में।
तो जानते हैं इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी को, क्योंकि इस पर अभी 22वीं रिपोर्ट आई है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि नेबरहुड पॉलिसी होती क्या है हमारी नेबरहुड पॉलिसी, उसके बाद ही तो रिपोर्ट की बात कर सकते हैं। तो पॉलिसी बताती है कि जो इंडिया के रिलेशन है अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ में वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एक कंसल्टेटिव नॉन रेसिप्रोकल आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए इंडिया की अपने नेबर्स के साथ में। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स की बात की गई है जो कि आपको याद करने हैं, और याद करके मेंस में जब क्वेश्चन आएगा ना तो इसको लिख कर आना है। कौन से प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं अपने नेबर्स के साथ में? हम फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स को सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि एंड संस्कृति। तो यहाँ पर जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, यहाँ पर हम जो सिद्धांतों को मानते हैं वो है कि हमें जो हमारे नेबर्स हैं उनका सम्मान करना है, उनके साथ में संवाद करना है, बातचीत करके जो भी अगर इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है, शांति बनाकर रखनी, ये नहीं कि भाई तोपे चलाए पड़े हैं फालतू में। ठीक है, समृद्धि, अपने जो पड़ोसी हैं उनकी भी प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखना है, और संस्कृति के तौर पर भी एक दूसरे से जुड़ना है। ठीक है, जो पॉलिसी है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंडिया के एक्सटर्नल थ्रेट्स जो है उनको बेटर तरीके से हम हैंडल करेंगे, जो हमें बाहरी खतरे होते रहते हैं उसको हम अच्छे से हैंडल करेंगे, नेसेसरी सपोर्ट लेंगे, मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे यूएन है उसका हम सपोर्ट लेंगे, और जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस इस रीजन में कम से कम कर देंगे, इस पर हम जोर देते हैं। लेकिन हम जो अपनी नेबरहुड पॉलिसी जो हम अपना रहे हैं इसमें भी चैलेंजेस हैं, हर जगह चैलेंजेस हैं ना, तो यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं। जैसे कि नेबरहुड में अड़ोस पड़ोस के इलाकों में हमारे बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी है। जैसे कि म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, कू हो चुका है, राइट, बहुत लंबा समय हो गया, और ये कू जो है ये अभी इसमें कोई सोल्यूशन निकल के आ नहीं रहा। पाकिस्तान का भी अगर रीजन देखें तो यहाँ पर क्राइसिस होती ही रहती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं पाकिस्तान में, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, कोई ना कोई दिक्कत चलती ही रहती है। इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, दोनों के दोनों हाइपर इन्फ्लेशन की रेट्स को अभी सामना कर रहे हैं। बॉर्डर इश्यूज़ भी देखने को मिलता है, जैसे कश्मीर का इशू है, काला पानी हमारा जो डिस्प्यूट है, ये हम कुछ डिस्प्यूट्स फेस करते ही रहते हैं। कश्मीर का इशू तो ऐसा है जब से हमारे इंडिया आज़ाद हुआ है तब से ये इशू चला ही जा रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। ठीक है, काला पानी का इशू भी नेपाल के साथ में हमारा बना रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया है इसके लिए भी। बांग्लादेश के साथ में भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता ही रहता है छोटा मोटा सा, तो ये बॉर्डर इश्यूज़ भी हमें फेस करने को मिलते हैं। श्रीलंका के साथ में हमारा क्या डिस्प्यूट है, क्या इशू है, वो भी हमने अभी देखा ही है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन एंड इमिग्रेंट का इशू देखने को मिलता है, कई सारे एक्सट्रीमिस्ट, कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो बॉर्डर से इंडिया में आ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के कई सारे जो हमारे इनफिल्ट्रेशन है वहाँ से देखने को मिलता है, बांग्लादेश से, म्यांमार से जो है कई सारे इमिग्रेंट्स इंडिया में आ जाते हैं। रिवर वाटर को किस तरीके से शेयर करना है इस पर भी इशू बना रहता है। जैसे इंदस जो है, तीस्ता जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका पानी शेयर होगा, और इसलिए यहाँ पर जो है कई सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं जो कमेटी हमारी बनी है, कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने क्या करा है, 22वीं रिपोर्ट सबमिट की है हमारी नेबरहुड पॉलिसी के ऊपर। तो इस रिपोर्ट में क्या बातें की गई हैं, क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं, इनको भी समझते हैं। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो ज़रूरत है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। ठीक है, और ज़्यादा चेक पोस्ट बनाने की ज़रूरत है, लैंड कस्टम्स स्टेशन बनाने की ज़रूरत है, बॉर्डर हार्ट्स को बनाने की ज़रूरत है। दूसरा जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है उसको और इम्प्रूव करो, टूरिज़्म को और बढ़ावा दो, बॉन्ड्स जो हैं कॉमन कल्चर के उनको और शेयर करो, जो हिस्ट्री हम शेयर करते हैं अपने नेबरहुड के साथ में उसको और स्ट्रॉन्ग करो। फिर है जो डिप्लोमेटिक डोर्स हैं उनको हमें खोले रखना है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, कि कोई भी इशू अगर हो रहा है तो उसको हमें युद्ध से नहीं समाप्त करना है कि भैया हम चलेगा अपनी तोप चलाने, ठीक है, किसी का बॉम्ब ही गिराते दूसरे देश पे, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। हमें क्या करना है, हमें बातचीत करके यहाँ पर जो मैटर है उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी डिप्लोमेसी को लेकर। क्यों है चर्चा में, क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रेडिंग पावर बन रही है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में। ठीक है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड जो है उसका हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, एनर्जी डिप्लोमेसी करेंगे। तो इंडिया जो है अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी करने के लिए क्या कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन के साथ में हम कनेक्ट कर रहे हैं, म्यांमार, थाईलैंड से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया को हम कनेक्ट करेंगे एनर्जी के पर्सपेक्टिव से।
तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एनर्जी डिप्लोमेसी। तो क्या होता है एनर्जी डिप्लोमेसी? एनर्जी डिप्लोमेसी का मतलब है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक जो एक्टिविटीज़, जो फॉरेन एक्टिविटीज़ हैं, वो इस तरीके से हम कर रहे हैं जिससे कि कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी को हम इंश्योर करेंगे और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाएंगे एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि हमारी सरकार दूसरे देशों की सरकार से इस तरीके से एक्टिविटीज़ करेगी, बातचीत करेगी, इस तरीके की एक्टिविटीज़ रहेंगी हमारी सरकार की दूसरे देशों के साथ में, जिससे कि हमारी कंट्री को एनर्जी सिक्योरिटी की भी जो हमारी प्रॉब्लम, वो एनर्जी सिक्योरिटी भी हमारी इंश्योर रहे, जो भी सिक्योरिटी की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए, एनर्जी को लेकर कोई भी टेंशन ना रहे, भाई अच्छे से हम सिक्योर्ड रहें एनर्जी की फील्ड में। साथ ही साथ में जो बिजनेस है हमारा एनर्जी सेक्टर में वो भी प्रमोट होता हुआ नजर आए। ठीक है, इसमें हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सिक्योर्ड रहे पूरी सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो पूरी सोसाइटी की। एनर्जी कैपेसिटीज़ का हम यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को और बेटर बना पाएंगे, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे एनर्जी सेक्टर का यूज़ करते हुए। ये होता है एनर्जी डिप्लोमेसी। लेकिन एनर्जी डिप्लोमेसी भी चैलेंजेस से फ्री नहीं है, यहाँ पर भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि सोर्स जो है एनर्जी का वो एक सिंगल रीजन से बहुत ज़्यादा आ रहा है। पर्शियन गल्फ की ही अगर हम बात करें तो लगभग 60% से भी ज़्यादा ऑयल और गैस सिर्फ और सिर्फ हम पर्शियन गल्फ से ही इंपोर्ट कराते हैं। पावर चार्जेस की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन चार्जेस हैं, पावर जो हमें सप्लाई की जाती है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनको डिसाइड करना कि कितना ज़्यादा पावर चार्जेस लगेंगे, ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या रहेगी, तो ये चार्जेस डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल रहता है। टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट भी का भी हमें सामना करना पड़ता है। एनर्जी सेक्टर जो है उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और फैक्टर यही है कि हमें जो है टेक्नोलॉजी में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है, अभी भी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी खतरा बना ही रहता है। डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इंटरकनेक्टिविटी हो गई है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर प्राइवेसी रिस्क देखने को मिलता है, कई बार डाटा जो है वो हैक हो जाता है। तो ये चीज़ें भी अभी हम देख रहे हैं। कोल पर हम हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। को लगभग 50% जो हमारी पावर जनरेशन होती है वो अभी भी कोल से ही हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें रिन्यूएबल सोर्स से तो उससे अब 43% तक हम एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स भी देखने को मिलती हैं कि एनर्जी बना तो ली बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको स्टोर कैसे करें, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करें, अभी भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल सोलर एलियांस में इंडिया ने कैसे एनर्जी डिप्लोमेसी को यूज़ किया है इसको जानते हैं। अभी हम बात करें तो अभी कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है जो कि यूएन सिस्टम के अंडर बनाई गई हो जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए। आज भी कोई भी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है जो रिन्यूएबल एनर्जी को ही प्रमोट करती हो और यूएन के अंडर आती हो। तो यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर एलियांस पहले ऐसा टूल बन गया जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता हुआ नज़र आ रहा है और पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी को। तो हमारी इंटरनेशनल सोलर एलियांस जो है ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखता है जिससे कि साइंस डिप्लोमेसी जो है ग्लोबल सोलर कैपेसिटी को प्रमोट करने के लिए यूज़ की जा रही है। इंडिया जो है की एनर्जी सप्लायर बन गया है रिन्यूएबल एनर्जी का और फ्यूचर में हम जो है इसकी एनर्जी सप्लायर बन जाएंगे सोलर एनर्जी की फील्ड में। मिडिल ईस्ट जो है जैसे कि फॉसिल फ्यूल हमें देता है, मिडिल ईस्ट हम जानते हैं ना, मिडिल जितना भी फॉसिल फ्यूल है, जितना भी क्रूड ऑयल है, ज़्यादातर हम मिडिल ईस्ट से लेते हैं। तो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट से फॉसिल फ्यूल्स लिए जा रहे हैं उसी तरीके से एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया से सोलर एनर्जी जो है वो ली जाएगी। उस दिन का हमें इंतज़ार है और आईएसए से हम ये बन सकते हैं। आईएसए जो है ये कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म की तरीके से इवॉल्व हो रहा है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दुनिया भर के ऐसे देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी मिल जाएगी, सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है, उन सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम सबको पता है क्लाइमेट चेंज का जब से ये इशू हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग का इशू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आईएसए जो है उसने लगभग 32 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में अभी तक पार्टनरशिप कर ली है जिससे कि लगभग 1000 बिलियन के यूएस डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट सोलर सेक्टर में लाया जा सके। अब ये ब्यूटीफुल सी जो इमेज दिख रही है ये किस चीज़ की है? ऐसे तो पता आपको चलेगा नहीं, चलो अब बता दो किस चीज़ की है, अब बता दो अब किस चीज़ की है। अब समझ में आया क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ जी, हम यहाँ पर करने वाले हैं बातचीत मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की, कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए
अब आप बोलो ये टॉपिक कहाँ से आ गया है, तो ये जो है ये एडिटोरियल के बेस पर द हिंदू में भी पब्लिश हो चुका है, इंडियन एक्सप्रेस में भी ये पब्लिश हो चुका है, इसीलिए ये पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन आई ने इसको कवर किया है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें पता है ना एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ आती है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। अभी न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप जो है बनाया गया इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर, और इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम फर्स्ट जो है रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट है कि किस तरीके से हम जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक से उनके पोटेंशियल को और ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, पोटेंशियल तक पहुँच पाएँ, उसको अचीव कर पाएँ, इस पर रिपोर्ट जो है वो लाई गई है, जिसका वॉल्यूम फर्स्ट अभी इंडियन G20 प्रेसिडेंसी के अंडर प्रेजेंट किया गया है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें तो ये सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब कि ये ऐसे बैंक्स हैं जिसमें किसी एक कंट्री ने इसको नहीं खोला, इसको ओपन करने में, इसको सेट करने में बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर साथ निभाया है। तो कई सारी अलग अलग कंट्रीज़ मिलकर इस तरीके की बैंक्स को बनाती हैं, ठीक है, जिसमें वो शेयर होल्डर्स होते हैं। प्रोमिनेंट कुछ ऐसी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक। अब हमें पता ना वर्ल्ड बैंक में क्या किसी एक कंट्री की वर्ल्ड बैंक है, नहीं, इसमें तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, राइट। ऐसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या किसी एक कंट्री की है, नहीं, इसमें भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या इसमें भी कोई एक ही पर्सन इसका मालिक है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये कुछ ऐसी बैंक्स हैं जो कि बैंकिंग का काम तो कर रही हैं, बट कोई एक ना ही पर्सन ना ही कंट्री इसका जो मालिक है, इसमें तो बहुत सारे लोग शेयर होल्डर्स हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है जिसका वॉल्यूम फर्स्ट आया है, उसमें क्या किया है, क्या प्रपोजल दिए हैं, इसमें इन्होंने बोला है 3 एजेंडा पर काम करना है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को लेकर। पहला क्या करना है कि ट्रिपल मैंडेट को अडॉप्ट करना है, जिसमें हमें जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करना है, हर जगह हमें प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को बूस्ट करना है, और ग्लोबल पब्लिक गुड्स में भी कंट्रीब्यूट करना है। फाइनेंस को लेकर बात करें तो 2030 तक हमको क्या करना है, फाइनेंस जो है उसको और ज़्यादा ट्रिपल कर देना है। जितना फाइनेंस जो हम दे रहे हैं, सस्टेनेबल लैंडिंग कर रहे हैं, उसको ट्रिपल कर देना है 2030 तक। इसके लिए यहाँ पर थर्ड फंडिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जो कि फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव अरेंजमेंट्स लेकर आएगा, जिस तरीके से हम इन्वेस्टर्स के साथ में इंगेज्ड हो पाएंगे। अब ये जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जिसके लिए पूरी स्टडी की गई, इतनी बड़ी सी रिपोर्ट जो है वो लाई गई है, तो क्या ज़रूरत है इनकी, सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहली बात कि जो ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें तो 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसमें $222 बिलियन तक की हेल्प इन्हीं बैंक्स ने दी थी। डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं, ये ग्रोथ भी करवाती हैं। कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एजुकेशन की फील्ड में प्रोजेक्ट्स लगाकर, लो कॉस्ट लॉन्ग मैच्योरिटी की फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती हैं, हमको डेट प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि हम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड कर पाएंगे। और यहाँ पर जो स्पेंडिंग है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसको 4 गुना तक बढ़ाना होगा 2030 तक, ऐसा भी बात सामने आई है। एनडीवीज जो हैं हमारी, वो इनडायरेक्टली क्या करती हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी क्रिएट करती हैं, ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी ये बूस्ट करती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, अगर ये एमडीवीज स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, तो हमें बेनिफिट ये होगा कि हमें डेवलपमेंटल फाइनेंस मिल जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जल्दी से अप्रूवल्स मिल जाएंगे, हमारी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सपोर्ट भी मिलेगा हमें इन एमडीवीज से। अब यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं, हर जगह चैलेंजेस है, हर जगह दिक्कतें हैं, तो यहाँ पर भी है। जैसे कि स्ट्रक्चरल इश्यूज़ भी देखने को मिलता है। जो एमडीबीज हैं ये आउटडेटेड फ्रेमवर्क को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। इनका रीजनल फोकस होता है, जैसे कि अगर मान लो कोई बैंक है जो एशिया पैसिफिक को अगर फोकस करे तो वो एशिया और पैसिफिक में ही जो काम करने हैं वो वहीं पर काम करेगी, वहीं पर फंड प्रोवाइड करेगी, वहीं पर डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। कोई अगर बैंक है जो हम बात करते हैं कि यूरोप की है तो वो यूरोपियन एरिया को ही प्रॉस्पर करने की कोशिश करेगी। इन एमडीबीज के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है, कंपटीशन भी इनसफिशिएंट देखने को मिलता है, और यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंस जो है इसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है और जिसको ये फुलफिल करने में भी सक्षम नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं।
नए क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज है, पैंडमिक है, फ्रेजिलिटी है, माइग्रेशन है, तो इनसे भी क्या हुआ, चैलेंज आ गया है इन एमडीवीज़ को, और ये जो है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही हैं। एडिशनल स्पेंडिंग लगभग $3 ट्रिलियन का एनुअली होना चाहिए 2030 तक, जिससे कि हम जो ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, इनमें हमें ये चाहिए कि लगभग हमें $3 ट्रिलियन एनुअली खर्च करने हैं, जो कि नहीं हो पा रहे हैं। फाइनेंसिंग विद राइडर्स, तो एमडीबी लैंडिंग जो है ये प्रायोरिटी जो हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर प्रायोरिटी है, जहाँ पर हमें लैंडिंग चाहिए वहाँ पर नहीं हो पा रही है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा फंड मिल जा रहा है, ये भी चीज़ देखने को मिल रही है। एमडीबी का कहाँ फोकस होना चाहिए, इस पर भी डिबेट होती हुई नज़र आती है, क्योंकि एमडीबीज नॉन बोरोअर शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर यूएस है, तो एमडीबीज को फोकस पुश करता है कि फोकस करें लो इनकम कंट्रीज़ पर, ठीक है, ग्रेजुएट मिडिल इनकम कंट्रीज़ पर। और एमडीबी जो है वो लैंडिंग करती हैं इकनॉमीज़ जहाँ पर ग्रो हो, इसलिए लैंडिंग करती हैं। तो यहाँ पर इनके कहाँ पर इनको लैंडिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ पैसा देना है, कहाँ नहीं देना है, इस पर भी डिबेट छिड़ी ही रहती है। ऊपर से चाइना का भी नया रोल देखने को मिल रहा है एमडीबी में। चाइना जो है इसमें हम देख रहे हैं कि चाइना जो है इसका बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है एनटीवी में, एआईआईबी में। तो यहाँ पर जो है चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी भी यहाँ पर ले आता है, ठीक है, एमडीवीज के जरिए फॉरेन पॉलिसी जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने में लगा पड़ा है। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, तो कर ये सकते हैं कि हमें जो विजन डॉक्यूमेंट है हर एक एमडीवी का, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर्मली हमें क्या करना होगा, ट्रिपल मैंडेट को अडॉप्ट करना होगा, जो हमने बताया कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, और जो हमारी सीपीजी हैं इनको इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये हमें फॉर्मली अडॉप्ट करना होगा। जो स्केल ऑफ फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाना होगा, अभी जितना पैसा दिया जा रहा है उतना नहीं काफ़ी है, और ज़्यादा देना होगा। नया फ्लेक्सिबल लीगल और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो एमडीबी सिस्टम में नहीं है उनसे भी ज़्यादा अलग जो हमारी एक्टिविटीज़ है बट वो जो ज़रूरी है उनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम एससीओ बोलते हैं। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी एक वर्चुअल समिट जो है वो एससीओ की हुई थी, जिसमें हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया है। थीम इसकी थी कि टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। अब सिक्योर एससीओ क्या है, तो है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये जो सिक्योर एक्रोनियम है ये हमारे पीएम मोदी ने ही 2018 की एससीओ समिट में दिया था, और जो कि अब थीम में यूज़ हुआ है। ये वर्चुअली हुई है, जिसमें प्रेसिडेंसी किसकी रही, हमारी इंडिया की प्रेसिडेंसी रही है। और इसी समिट में क्या हुआ है कि ईरान ने नया परमानेंट मेंबर के तौर पर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमें बात करनी होगी कि यहाँ पर इन्होंने रेड्स में भी बात करी है कि हमें जो इफेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, किस तरीके से एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर भी इन्होंने बात की है। ये कुछ इस तरीके से हम मीटिंग को देख सकते हैं। एससीओ की बात करें तो ये एससीओ जो है ये शंघाई समिट 2001 में फाउंड किया गया था, और उस टाइम पर फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। बाद में इसको ईरान ने ज्वाइन किया है, अभी लेटेस्ट हमने देखा ही है। उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया है। क्या हम इसके मेंबर हैं, तो हाँ जी हम इसके मेंबर हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं इसकी, एक सेक्रेटेरिएट जो कि यहाँ पर है बीजिंग में, और रेड्स वो ताशकेंट में है। सिग्निफिकेंस क्या है एससीओ की, तो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, मल्टी अलाइनमेंट है, बहुत सारी इसमें कंट्रीज इसका पार्ट हैं। तो इंडिया जो है ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट हो सकती है कि यूएसए ने अगर सैंक्शन लगा दिया ईरान और रशिया पर तो किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि एससीओ का पार्टनरशिप हमारी होनी चाहिए। फॉस्टरिंग रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रशिया है, यहाँ पर चाइना भी है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जब ईरान भी है, तो जब चाइना के साथ में हमारी बनती नहीं है, हम देखते हैं ना, तो अब चाइना का मेंबर है तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी बातचीत हो जाए और हमारा जो
स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। ठीक है, बायलैटरल रिलेशंस भी स्ट्रेंथन होते हैं, कम्युनिकेशन हो जाता है चाइना के साथ में और दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके साथ में हमें कम्युनिकेशन करने का मौका मिल जाता है। रीजनल कनेक्टिविटी भी प्रमोट होती है। यहाँ पर जो है इंडियन सॉफ्ट पावर जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो, और हमें अपनी सॉफ्ट पावर और जो इकोनॉमिक कॉपरेशन इसको इंक्रीज़ करने का मौका मिलता है। जैसे कि तापी पाइपलाइन है जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की पाइपलाइन है। इंस्टेक है, चाबार प्रोजेक्ट है, ये सब हम इसी ग्रुपिंग के ज़रिए कर पा रहे हैं। फिर हम रीजनल ट्रेड कल्चरल टाइज को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इंडिया ने 5 पिलर्स पर फोकस किया है एससीओ के अंडर, जैसे कि स्टार्टअप्स, इनोवेशन पे हम काम करेंगे, डिजिटल इंक्लूजन पे काम करेंगे, यूथ को एम्पावर करेंगे, ट्रेडिशनल मेडिसिन पे हम सब काम करेंगे मिलकर, और बुद्धिस्ट हेरिटेज पर भी काम करेंगे। काशी को फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया है एससीओ का, ये आपको याद रखना है। काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को भी फॉस्टर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिया का जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं वो रेड्स के अंडर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम कर रहे हैं। इलिसिट ड्रग ट्रेड जो होता है, लगभग 80% ओपीएम और हेरोइन का जो सप्लाई है वो ओरिजिनेट होता है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रीजन से। ठीक है, जिसको हम एससीओ के साथ मिलकर टैकल कर पाएंगे। फिर स्ट्रेटेजिक मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो भी उनका भी एक्सेस हमें मिल जाएगा। क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे यूरेनियम है, हाइड्रोकार्बन है, वो भी एससीओ के ज़रिए हमको मिल सकते हैं। एससीओ में चैलेंजेस हैं कि नहीं है? हर जगह चैलेंजेस हैं। एससीओ कैसे बच सकता है? यहाँ पर भी है। जैसे कि बायलैटरल इशूज़ चल रहे हैं इनके मेंबर स्टेट्स के बीच में, जैसे कि हम बात करें पाकिस्तान है, चाइना है और इंडिया है। हमें पता है कि इंडिया की चाइना से नहीं बनती, इंडिया के पाकिस्तान से नहीं बनती, तो फिर अब ये तीनों एक जगह मिल जाएँ तो फिर अच्छा काम हो जाए या फिर शांतिपूर्वक काम हो जाए। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा संशय हो। ठीक है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ट्रेड डेफिसिट है इन मेंबर्स के बीच में, तो यहाँ पर जो है अच्छा जो एससीओ का काम जितनी अच्छे से होना चाहिए उतना अच्छे से नहीं हो पाता। फिर एंटी वेस्ट ग्रुपिंग है ये। ठीक है, अब ये माना जाता है कि परसेप्शन यही है कि जो एससीओ है ये एंटी वेस्ट एलियांस है, जो कि हम देख रहे हैं कि अभी सारी कंट्रीज़ वेस्ट की तरफ ही उनका अलाइनमेंट है और ये ग्रुपिंग एंटी वेस्ट है। प्रोजेक्ट जो हैं वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स भी एससीओ ले लेता है जो कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। जैसे कि एससीओ जो है वो चाइना के बीआरआई को सपोर्ट करता है, और बीआरआई हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए सही नहीं है, हम जानते हैं। तो ये भी चीज़ हाँ यहाँ पर हैम्पर करती है हमारे रिलेशन एससीओ के साथ में। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी हैं। एससीओ का चार्टर जो है वो अलाउ ही नहीं करता कि कोई भी बायलैटरल डिस्प्यूट जो है वो यहाँ पर जो है हैंडल किया जा सके। इस वजह से क्या होता है, बायलैटरल लेवल पर ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो और बढ़ जाता है। फिर है सीनो रशिया एक्सिस जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चाइना भी है, यहाँ पर रशिया भी है, और दोनों आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और उनका जो एक्सिस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो मल्टीलेटरलिज्म लेकर आए डेवलपमेंट के लिए इंडिया को एक पॉजिटिव रोल अडॉप्ट करना होगा एससीओ प्रेसिडेंसी में, और इस फोरम को यूरेशिया के बेटरमेंट के लिए यूज़ करना होगा। एक फैसिलिटेटर की तरह हमें एक्टिंग करनी होगी। हमें जो है रशिया और वेस्ट के बीच में जो तालमेल बिठाना है वो काम हमें ही करना होगा। नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना होगा, साथ ही साथ में फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी को भी मेनटेन करके रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक सी ग्रेन डील की। तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये जो डील, ये रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था तब जब हमने देखा था कि जो सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो रही थी, उस टाइम पर ये जो डील है वो साइन कराई गई। बट अब क्या हुआ है, रशिया ने इससे बैकआउट कर लिया है। रशिया ने कहा है कि जो प्रोमिसेस इस डील के अंडर करे गए थे वो कभी मैट हुए ही नहीं। अभी भी वहाँ पर जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर जो रशिया एक्सपोर्ट करता है उसको एक्सपोर्ट करने में दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए वो इस डील से बाहर जा रहा है। तो रशिया ने एग्जिट कर लिया है। रशिया के अकॉर्डिंग यूक्रेन जो है वो एक्सपोर्ट करता है मेनली हाई एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, और 3% ही वो पुअर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है। ये भी रशिया ने यूक्रेन पर ब्लेम लगाया है। तो क्या था ये ब्लैक सी ग्रेन डील, चलो इसको जान लेते हैं कि ब्लैक सी ग्रेन डील आखिर है क्या। तो ब्लैक सी ग्रेन डील जो है इसको ब्रोकर किसने किया था, यहाँ पर बीच में बिचौलिया कौन बने थे, यूएन एंड टर्की। ठीक है, अब वो टर्की नहीं रहा, उसका नाम टर्की हो चुका है। तो अब ये यूएन और टर्की ने मिलकर क्या किया, ब्लैक सी ग्रेन डील जो है इसमें इन्होंने ब्रोकर किया था। और ये डील हुई किसके बीच में थी, रशिया और यूक्रेन के बीच में हुई थी, जिससे कि जो फूड प्राइसेस के सप्लाई, जो फूड प्राइसेस जो हैं वो
बहुत बढ़ गए थे, महंगाई बहुत बढ़ गई थी एकदम से, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो हैं बहुत ज़्यादा फूड की सप्लाई करते हैं। दोनों के बीच में युद्ध हो गया तो फूड सप्लाई कैसे हो, और जब डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, बस यही हुआ। तो एकदम से प्राइस इतने बढ़ गए थे, तो इसको टैकल करने के लिए डील जो है ये कराई गई थी। यहाँ पर कहा गया कि यूक्रेन की जो है वो आराम से अपनी जो पोर्ट्स हैं, चर्नोमार्स्क, ओडेसा एंड पिपडेनी, इनसे, ये जो 3 पोर्ट्स हैं, यहाँ से अपनी जो ग्रेन्स हैं उनको एक्सपोर्ट आराम से करेगा और रशिया इस पर अटैक नहीं करेगा। ये 120 दिन के लिए डील हुई थी और इसमें कहा गया था कि 120 दिन के बाद में इस डील को टर्मिनेट भी कर सकते हैं या फिर इसको बढ़ा भी सकते हैं। 2 बार इसको बढ़ाया भी गया, बट अब रशिया इससे बाहर आ चुका है। ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव शिपिंग रूट दिखाया गया है। ओडेशा आपको दिख रहा होगा यूक्रेन के पास में, यहाँ से चलेगी शिप, ठीक है, अपने जो भी ग्रेन है उसको लाद कर लेकर आएगी। और यहाँ पर ये इस्तांबुल दिख रहा है, जो नीचे अगर आ जाओ आप तो टर्की से होते हुए, सी ऑफ मरमरा से होते हुए ये चली जाएगी ब्लैक सी से होते हुए मेडिटेरियन सी में, और उस तरीके से ये पूरी दुनिया तक अपनी ग्रेन्स पहुंचाएगी। अब ये डील जो है ये तो हो गई बंद। अब ये डील बंद हो गई तो इससे क्या होगा, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? पहली बात, फूड प्राइसेस जो हैं उसमें महंगाई फिर से बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगा। ग्रेन्स और ऑयल सीड प्राइस जो हैं, जो कि पहले से ही इनके प्राइस बहुत बढ़े हुए हैं ग्रेन के और ऑयल सीड के, और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है कि यूक्रेन के फार्मर्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लॉजिस्टिकल कॉस्ट और बढ़ जाएगी, जिससे कि उनको अपना जो फूड है वो डिस्काउंटेड रेट पर बेचना पड़ सकता है। अनइक्वल इम्पैक्ट पड़ेगा पुअर पर। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और हमारी जो फाओ है, उसने कहा कि एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी से क्या होगा, ये एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, इससे जो है लगभग 828 मिलियन लोग जो हैं उन पर इसका असर होगा। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पर तो सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है। एडिबल ऑयल जो है इंडिया में, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम सनफ्लावर ऑयल जो है और सोयाबीन ऑयल है, ये यूक्रेन से और रशिया से ही बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये डील ख़त्म हो गई है तो ये जो ऑयल है इनके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। फर्टिलाइज़र की शॉर्टफॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि रशिया और बेलारूस मिलकर सबसे ज़्यादा मिनरल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये फर्टिलाइज़र्स कैसे मिलेंगे यही सोचना बाकी है। चलो, लंबी लंबी डिटेल में जो बातें हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। सबसे पहले पढ़ेंगे स्मार्ट पावर को। तो स्मार्ट पावर क्या है? तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी क्या किया, अपने ऑब्जर्वेशन जो स्मार्ट पावर को लेकर वो शेयर किए हैं। स्मार्ट पावर की बात करें तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं जोसेफ ने, उन्होंने बताया 2 तरीके की पावर होती है। एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का मतलब है कि जो हमारी कैपेसिटी है, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक माइट का यूज़ करके दूसरे का बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो होती है हार्ड पावर। वहीं पर सॉफ्ट पावर की बात करें तो हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी पर कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं, बहुत ही प्यार से दूसरे पर इस तरीके से समझा रहे हैं कि वो उसको समझ में आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के अलावा भी एक पावर है, और वो पावर है स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर में कंट्री की एबिलिटी दिखाई जा रही है, जहाँ पर हम हार्ड पावर का भी यूज़ कर रहे हैं और सॉफ्ट पावर का भी यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं जिससे कि कंट्री के गोल हम बहुत ही इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर पा रहे हैं। जैसे कि नॉर्वे ने नेटो को ज्वाइन किया डिफेंस के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस भी मिला, पीस मीडिएशन भी हो पाया। तो समझ में आ रहा है क्या होता है? देखो, कंट्रीज होती हैं उनके पास में हार्ड पावर होती है, सॉफ्ट पावर होती है। हार्ड पावर मीन्स क्या है कि हम मिलिट्री का यूज़ कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गई हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर में क्या कि हम बातचीत कर रहे हैं, मिलकर मीटिंग्स कर रहे हैं और बातचीत से ही मामला सुलझा दे रहे हैं। अब आई स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम वॉर भी करेंगे और वैसे बातचीत से जो है मामला सुलझाएंगे। तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज़ करने लगे, वो होती है स्मार्ट पावर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो हमारा जो यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है, ये 2 ट्रैक एंगेजमेंट जो हम कर रहे हैं यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप में, उसे 2 ट्रैक को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें एक ट्रैक क्या है, यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। 2030 का एजेंडा है वो 2021 में अनाउंस किया गया था, जिससे कि हम शेयर्ड क्लाइमेट एंड एनर्जी गोल्स को अचीव करें। क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जो है इसका 2nd ट्रैक है, ठीक है।
की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो यूएस इंडिया का जो न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया, जिससे कि जो डेवलपमेंट है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ का, जिससे कि जो कॉमन एम्बिशियस गोल्स है हमारे क्लीन एनर्जी को लेकर उनको हम अचीव कर पाएँ। प्राइवेट और पब्लिक एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे कि हम क्या करें, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर पाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी का, और जिससे कि हमारा क्लीन एनर्जी गोल्स जो हैं वो अचीव हो पाएंगे। दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि हम क्या करेंगे, नेट जीरो विलेजेस बनाएंगे, ठीक है, उनको डेवलप करेंगे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ जाए तो ये हम देख रहे हैं, जो ये चीज़ दिख रही है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया यूएई। तो अभी इंडिया और यूएई ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि हम ट्रेड करेंगे, दोनों कंट्रीज़ लोकल करेंसीज का यूज़ करके ट्रेड करेंगे, डॉलर का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ था, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएई में भी विजिट करके आए हैं, तभी यहाँ पर ये साइन हुआ है ये पैक्ट। इंडिया और यूएई जो है इन्होंने पैक्ट साइन किया है कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को लेकर ये जो है पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडियन रुपी और जो यूएई के दिरहम है इन्हीं का यूज़ किया जाएगा और दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड कर लेंगी, ठीक है। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो है ये इनेबल करेगा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को कि हम इनवॉइस जो हैं और जो पे कर रहे हैं अपनी अपनी डोमेस्टिक करेंसीज में हम कर पाएंगे। लोकल करेंसीज का अगर हम यूज़ करेंगे इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हमारी ऑप्टिमाइज होती हुई नज़र आएगी। दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि इंडिया का जो यूपीआई है वो यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म से हम लिंक कर देंगे, तो यूएई में भी अब क्या होगा, यूपीआई यूज़ होगा, ठीक है। दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि अपने कार्ड स्विचेस हैं उनको भी हम लिंक कर देंगे, ठीक है। कार्ड स्विचेस जो हैं रुपे स्विच और यूएई स्विच, इनको हम आपस में लिंक कर देंगे। तो इंडिया और यूएई आपको देख रहे हैं बढ़िया सी पिक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बिमस्टेक की। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको हम बिमस्टेक कहते हैं, इसकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट जो है वो थाईलैंड में अभी हुई है। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, बैंकॉक थाईलैंड में ये मीटिंग हुई। बिमस्टेक की बात करें तो इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में इस्टेब्लिश हुई बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करने के बाद में। इनिशियली बात करें तो ये बिमस्टेक नहीं था, उस टाइम पर ये बिस्टेक था, जिसमें 4 कंट्रीज़ थी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। और उसके बाद में 2004 में जब म्यांमार ने इसको ज्वाइन किया तब ये बिमस्टेक बन गया, ठीक है। नेपाल, भूटान ने भी 2004 में इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं कि हम क्या करेंगे, सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और म्यूचुअल बेनिफिट जैसी पॉलिसीज़ को अपनाएंगे। सिग्निफिकेंस इसकी है इंडिया के लिए कि ये हमें कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। हम फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को अचीव कर पाएंगे। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों को लिंक करके अचीव कर पाएंगे। लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसको अच्छे से और डेवलप किया जा सकता है। बे ऑफ बंगाल का रीजन जो है वो हम जो हमारा पायरेसी है, पायरेसी फ्री बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी कंट्रीज़ मिलकर यहाँ पर अपना अपना कॉपरेशन करेंगी। और इंडिया क्या करेगा, इंडिया एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा की तरह काम कर सकता है, जहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इस रीजन में कम हो सकता है। ये जो मैप हमें दिख रहा है यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो बिमस्टेक है उसमें कौन कौन कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, मेंबर कौन कौन है। तो श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है एंड थाईलैंड भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप। तो इंडिया ने अभी ये यूनाइटेड नेशन का जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लिया है। तो कौन सा ग्रुप है, ग्रुप है ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप। तो ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप जो है ये यूएन सेक्रेटरी जनरल ने 2022 में सेटअप किया है, जिससे कि हम अर्जेंट और क्रिटिकल ग्लोबल इशूज़ जो हैं फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फाइनेंस को लेकर उनको टैकल कर पाएंगी, ठीक है। इसको ओवरसीन किया जाता है चैम्पियंस ग्रुप के द्वारा, जिसमें हेड ऑफ़ द स्टेट्स होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल हैं। ये हेल्प करेंगे डिसीजन मेकर्स को कि वो सोल्यूशंस को मोबिलाइज कर पाएँ और स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करेंगे किस तरीके से वल्नरेबल कंट्रीज़ को हम और बचा पाएंगे। ये पिक्चर आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड मिशन इनोवेशन की। तो इंडिया ने 4th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग को अभी होस्ट किया है, जिसकी थीम थी एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर।
ये एक हाई लेवल ग्लोबल फोरम है जो कि पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को प्रमोट करती हुई नज़र आती है, जो कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को और प्रमोट करेंगी। इसमें 29 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो ये हाई लेवल ग्लोबल फोरम है जिसमें इंडिया भी मेंबर है, जो कि क्लीन एनर्जी को और एडवांस करते हैं और ज़्यादा इसका यूज़ करने में हेल्प करते हैं। क्लीन एनर्जी मरीन हब्स ये एक इनिशिएटिव है जो कि अभी लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है मिशन इनोवेशन, तो ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल बनाएंगे हर किसी के लिए। यहाँ पर फर्स्ट फेज जो है वो लॉन्च हो चुका है पेरिस एग्रीमेंट के साथ में 2015 में ही। मिशन इनोवेशन 2.0 सेकेंड फेज है जो कि 2021 में लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो अभी यूके ने इस ट्रीटी को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि एग्री हुआ है 2018 में। 11 कंट्रीज ने मिलकर इसको एग्री किया है। तो इसमें जो 11 कंट्रीज जिनने इसको एग्री किया है वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। जो 11 की 11 कंट्रीज़ हैं, ये 11 कंट्री एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मेंबर हैं। यूके इसका 12वां मेंबर बनेगा और यूरोप में पहला ऐसा कंट्री जो इसको ज्वाइन करने वाला है। ये जो है CPTPP ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को सक्सीड करेगा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप 2017 में यूएस ने इससे विड्रॉ किया था। सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि यहाँ पर 500 मिलियन कंज्यूमर्स जो हैं इस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और ग्लोबल GDP में 13.5% यहाँ से आता है कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा, लेबर राइट्स को प्रोटेक्शन मिलेगा और डिस्प्यूट सेटलमेंट भी यहाँ पर हो पाएगा। टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाएगा, बैरियर्स को रिड्यूस किया जाएगा एक्सपोर्ट्स के लिए अमंग दी मेंबर्स। ठीक है, लेकिन हमारी इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आपको पता होगा। एग्रीकल्चरल फ्रंट पे फार्मर्स जो है वो कंटिन्यूसली रिस्क पे जो है एक्सपोज हो जाएंगे कि जो चीप अब सब्सिडाइज एक्सपोर्ट्स जो है दूसरी कंट्रीज से यहाँ पर आ जाएगा। इस वजह से हमारे जो कंट्री के फार्मर हैं उनको नुकसान होगा, इसीलिए हमने इसको ज्वाइन नहीं किया है। ये देखो, ये इमेज से बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। CPTPP की बात करें तो यहाँ पर जापान, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मेक्सिको इसके पार्टनर हैं और ब्रूनेई, मलेशिया, पेरू, चिले ने इसको साइन तो कर लिया बट अभी रेटिफाई नहीं किया है। यहाँ पर $13.9 ट्रिलियन तक की जो GDP है वो क्रिएट होती है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी का 14% है और 500 मिलियन पीपल जो है उनको ये एक्सेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव, ये ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड ने इसको अभी ज्वाइन किया है। इसका एम है कि यूरोपियन एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम बनाएंगे यूरोपियन नेशंस कॉमन एक्विजिशन ऑफ एयर डिफेंस इक्विपमेंट के जरिए। ठीक है, इनिशिएटिव जो है ये जर्मनी ने लास्ट ईयर स्पेयर हेड किया था जब रशिया ने इन्वेड करा यूक्रेन पर तब। इसके मेंबर्स जो हैं ये 19 तक हो गए, मतलब पहले इसके मेंबर्स कम थे, अब जो हैं इसके 19 मेंबर्स हो गए हैं, जिसमें बेल्जियम, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, स्लोवाकिया और यूके भी है। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं। तो यूके है, नेदरलैंड है, बेल्जियम, जर्मनी, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे इसके मेंबर हैं। अब हमें इस स्लाइड के बाद में बहुत ब्यूटीफुल सी इमेज देखने को मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले ये पढ़ देते हैं। तो ये है ऑर्कनी आइलैंड्स। क्यों है चर्चा में? ऑर्कनी आइलैंड जो है इन्होंने प्रपोज किया है कि ये जो है यूके से अलग होना चाहते हैं और सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी नॉर्वे की बनना चाहते हैं। ठीक है, ये आइलैंड जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर देखने को मिलते हैं स्कॉटलैंड के। ये आर्किपेलागो हैं जिसमें 70 आइलैंड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 20 में ही लोग रहते हैं। ये नॉर्वेजियन और डेनिश रूल में भी गए हैं, मतलब यहाँ पर नॉर्वे ने भी इस पर रूल किया है और जो आपकी डेन है उसने भी इस पर रूल किया है 15वीं सेंचुरी में। उसके बाद में ये स्कॉटलैंड के अंडर आ गए। इसमें 4 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देखने को मिलती हैं, दैट इज स्कारा ब्रे, रिंग ऑफ ब्रॉडगर, स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफ स्टेनिस एंड माइशोवे चैम्बर्ड टॉम। ये देखो इतनी ब्यूटीफुल सी इमेज जो है ना, ये दिख रही है आपको इमेज, ये क्या है? ये ऑर्कनी ही आइलैंड है। ठीक है, ये जो आइलैंड आपको दिखे ना ऑर्कनी आइलैंड की ही ये इमेज है। एक और देख लो इतनी ब्यूटीफुल सी इमेज, देखो ऑर्कनी आइलैंड ये है। ठीक है, ये आइलैंड जो दिख रहा है ये ऑर्कनी आइलैंड है।
यहाँ पर मैप भी देख लो। तो ये जो ऑर्किनी आइलैंड के ही एक ग्रुप हैं, जिसमें हमने देखो रिंग ऑफ ब्रॉडगर देखने को मिल रहा है, माइशो देखने को मिल रहा है, स्टेनस देखने को मिल रहा है, स्काराब्रे देखने को मिल रहा है। ये जो चारों हैं ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये स्कॉटलैंड के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आज का हमारा वर्ल्ड टूर खत्म हुआ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और नींद नहीं आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि जो बोरिंग सा जो हमारा लेक्चर होता है उसको इंटरेस्टिंग बना सकूं। इसके लिए बहुत सारी इमेजेस को भी ऐड किया है, बहुत एफर्ट लगता है इसमें। तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो को आप देखकर खुद को और अपडेट बना पाएँ और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप इसको लाइक और कमेंट करके बता पाएँ कि हाँ आपको ये चीज़ जो मेरा एफर्ट है वो समझ में आया और पसंद आया या नहीं। ओके।